नमस्कार दोस्तों। लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी के आज के एपिसोड चौथे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले 3 एपिसोड मैं कर चुका हूँ लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी के इस सीरीज़ में। और सबसे पहले दिन हम कौशलेंद्र मिश्र जी से मिले थे, जो उन्होंने कुल्हड़ भर इश्क काशिश्क नाम की किताब लिखी है, लेखक हैं। और दूसरे दिन हम अमित गुप्ता जी से मिले थे, जो कवि और लेखक हैं, जिनकी रात के उस पार और अनकलेक्टेड नथिंगनेस नाम की 2 किताबें आ चुकी हैं। कल हम वसीम अकरम जी से मिले थे, चिरकुट दास चिंगारी। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की कड़ी में हम मिल रहे हैं शुभानंद से। नमस्कार सर। नमस्कार आलोक जी, क्या हाल चाल। बढ़िया सर, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। तो मैं दर्शकों को बता ही रहा था कि आज हम शुभानंद जी से मिल रहे हैं। और जी। ये भी बता दूं कि शुभानंद जी खुद लेखक हैं और प्रकाशक भी हैं, और सूरज पॉकेट बुक्स के प्रकाशक हैं। और इनकी खुद की भी बहुत सारी किताबें आ चुकी है, मैंने भी कुछ 3-4 किताबें पढ़ी है। तो तो सर आप बताइए कब शुरू करें, थोड़ा इंतजार कर लें, एक तो कुछ और अपने लोग जुड़ जाएं तब कि क्या करें, शुरू करें? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। तो अच्छा चलिए, तो तब तक ये बताइए कि लॉकडाउन में फिर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हैं? बस लॉकडाउन में सबका वही हाल है, घर के अंदर ही छुप के बैठे हुए हैं। तो एक तरह से सामान्य हालत तो कुछ है नहीं। पर हम्म, ठीक है, अभी जैसे आप हो मैं हूँ, हम जो लेखक जो टाइप के जो लोग हैं वो वैसे ही कम मिलने वाले लोग होते हैं जनरली। तो बहुत ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता है, पर हाँ जो बहुत ज्यादा हाँ व्यवहारिक और सोशल लोग होते हैं शायद हाँ उनको ज्यादा हाँ, फर्क पड़ता है। वो हाँ, वो लोग परेशान है, सही बात है। हम जी जी। हम तो वैसे ही कुर्सी टेबल पे बैठे रहने वाले लोग हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अपने को बाहर क्या की है, दुनिया में क्या चल रहा है? हमें हाँ, कुछ लिखने के लिए एक चीज मिल जाए, सामान पेपर या कंप्यूटर, और या पढ़ने के लिए किताब मिल जाए बहुत है। बस बस इतने सही बात है, इतने इतने में तो और सर ये बताइए, ये प्रकाशक जो आप प्रकाशक हैं, तो प्रकाशक के हिसाब से मतलब अभी लॉकडाउन में प्रकाशक के काम को लेके और उसको लेके क्या चल रहा है, या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे कि हर तरह का बिजनेस प्रभावित हुआ है लॉकडाउन में, तो प्रकाशन का भी प्रकाश बिजनेस भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया है। क्योंकि डिपेंडेंसी आजकल काफ़ी ज़्यादा है कुरियर लॉजिस्टिक्स पर, कि किताबें बिकेंगी कहाँ पर। और अगर ऑफलाइन भी बिकेंगी तो दुकानें ही बंद हैं, तो फिर कैसे होगा। हाँ, जैसे कि सुनने में भी आया है कि और किताबें भी काफ़ी रुकी हुई हैं। कई बड़े लेखकों की किताबें जो इस साल आने वाली थी वो अगले साल तक चली गई। जैसे मैंने सुना पाठक सर की जीवनी का तीसरा भाग आने वाला था इस साल, पर वो भी अगले साल टल गया है, ऐसे मैंने सुना। पर अभी जैसे भी हम लोगों का प्रकाशन है, और भी जो प्रकाशन है जो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर नहीं है, तो उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। कुछ महीने तो डिले हुआ, पर बाकी काम तो चल ही रहा है। किताब लाने से पहले का जो आप काम होता है वो तो चल ही रहा है। हम्म, हम्म। और आपके प्रकाशन की किताबें तो शायद आ भी रही हैं, आपकी कुछ मतलब मेड इन इंडिया वेबसाइट, या क्या क्या कह रहे हैं आप उसको? कुछ नाम दिया आपने, मैं भूल गया हूँ, क्या क्या लिखते हैं आप उसको? स्वदेशी अ, वेबसाइट। हाँ, स्वदेशी। हाँ, तो स्वदेशी वेबसाइट से तो आप मैंने तो लॉकडाउन में ही आपकी किताबें मंगाई थी। तो जी जी। उम्मीद है तो तो चल रहा है, हाँ जी, वो भी मतलब। आया हम्म। से जून में आ पाया। अ, नहीं तो मतलब लेखक नहीं, जो पाठक हैं वो अभी लॉकडाउन में भी किताबों के प्रति उनकी रुचि है, पढ़ रहे हैं, कैसा अभी चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहूँगा अभी लॉकडाउन में तो बहुत पढ़ रहे हैं लोग। जैसे कि मैं अगर अगर देखता हूँ सेल्स वगैरह, या खासकर किंडल पर
रेटिंग और ये सब सेल्स डेटा तो काफ़ी बढ़ गया है पहले के मुताबिक। तो लोगों के पास समय है इन सब चीज़ों के लिए, तो लोग अवश्य पढ़ ही रहे हैं। चलिए, तो मैंने भी शायद यही सोच के, मेरे प्रकाशक भी तैयार हो गए थे कि मेरी किताब भी लाइव आजकल जो है वो आ जाए। तो जी। वही सोच के अभी, हाँ, तो देखते हैं कैसा पाठक क्या उसको रिस्पॉन्स देते हैं। अ, तो कुछ लोग जुड़े हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है फॉर्मल बातचीत जो है वो शुरू करते हैं। क्या बिल्कुल, कहेंगे? बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, शुरू कर तो सकते हैं। हाँ, तो नहीं, पिछले 3 दिन से जो भी लेखक मेरे साथ जुड़ रहे थे, तो उनसे मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मतलब लेखक बनने का विचार कब आया उनके मन में, या लिखने का शौक कब हुआ, कब उन्हें लगा कि लेखक अब कुछ लिखना चाहिए। तो यही सवाल मेरा आपसे भी है, पहला सवाल जो बाकी 3 लोगों से मैं पूछ चुका हूँ, कि आपको लिखने का शौक कब हुआ। जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सवाल है और इसके लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, कई साल पुरानी, क्योंकि जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, तब से मैं जान याद करता हूँ तो मैं लिखता आ रहा हूँ। कि अगर मैं याद करूँ, मुझे पहली बार जब मैं शायद कुछ 5 साल का था, और मुझे ट्रेन का सीन याद आता है, शायद तभी मैंने पहली बार लिखा होगा। ट्रेन में था और कोई स्कूल की कॉपी थी जिसके पीछे कुछ मैं बचपन में कॉमिक्स जैसा बनाता था। तो वही शायद शुरुआत थी। तो कुछ कॉमिक जैसा मतलब कुछ 5 साल की, शायद बनाया था। जी। 5 साल की उम्र से लिख रहे हैं आप? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कॉमिक्स वगैरह तो मैं तब से ही लिख रहा हूँ, कुछ ना कुछ जी, बनाता रहता था। और फिर जो प्रोज के फॉर्म में कहानी होती है, शॉर्ट नॉवेल कहानी, तो वो मैं 12 साल की उम्र से लिखने लगा था। अरे, तो आप तो मतलब बहुत टाइम से। इस बीच हमारे साथ रजत श्रीवास्तव, अंकुर मिश्रा, मनमोहन भाटिया, नमस्कार सर, नमस्कार अंकुर मिश्रा जी, ये लोग जुड़े हैं हमारे नमस्कार साथ। सभी को। वो सभी को। आपको आपको कमेंट्स दिख रहे हैं कि कुछ दिख रहे हैं कि नहीं? कमेंट्स तो नहीं, हाँ मुझे, हाँ नमस्कार, हाँ अंकुर जी का दिखा अच्छा, मुझे। हाँ ठीक, जी जी। हाँ ठीक है। क्योंकि अगर कोई सवाल आएगा तो फिर डायरेक्टली सीधा आप देख के और जवाब दे सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा अगर कुछ आएगा ऐसा तो। बिल्कुल, बिल्कुल। आ, हाँ, तो और ये तो हो गया लेखक का। तो फिर आप मतलब जब लिख ही रहे थे बढ़िया अपना 5 साल की उम्र से ही, तो फिर प्रकाशक बनने का ऐसा क्या हो गया कि आपने सोचा कि चलिए अब प्रकाशक भी बन जाए, किताब भी छाप दें अपनी, या दूसरों की भी, दूसरों को मौका दे दें, ऐसा क्या हो गया था? तो देखिए, बचपन से लिखता आ रहा था, तब तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि, तब तो जैसे बचपन में जब भी था वो 90s का या दौर, तो उस वक्त अपना छपना बहुत बड़ी बात होती थी। तो कोई जनरली हम लोग ऐसे सोचते भी नहीं थे कि छप भी सकता है, इतनी दूर जाते भी नहीं थे। हाँ, हालांकि मैंने थोड़ा ट्राई तो किया था, जब मैं 15-16 साल का था तो मैंने पांडुलिपि भेजी थी कुछ कुछ प्रकाशन में, पर ऐसा कभी जवाब नहीं आया। कविता वगैरह ऐसे कहानी कभी छप गई बालंस वगैरह में, वैसा था। पर तभी से शायद पॉकेट बुक्स का डिमिनिश होना शुरू हो गया था। तो हम लोग जिस वक्त उस फील्ड में आए थे, तो फिर उसके बाद मैं लिखता, कि मैं इतना कभी नहीं सोचता कि छपवाने के बारे में, उतना नहीं सोचा, बस लिखने का जुनून था तो लिखता था। और कुछ दोस्त लोग या कुछ परिवार में लोग पढ़ लेते थे तो उतने में ही खुश हो जाते थे। फिर आगे चल के जब थोड़ा ये टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, ये सब चीज़ें थोड़ा आसान हो गई, तो सोचा अभी कुछ ट्राई कर सकते हैं, तो खुद से लिखना शुरू किया। बाद में और भी मित्र बन गए, तो सोचा भाई साथ में से पब्लिश करते हैं, सब अलग 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 अपना छापेंगे, उससे अच्छा है कि जितने नए लेखक हैं सब लोग मिलके कुछ करते हैं। तो बस इसी तरह शुरुआत हो गई। अच्छा। और मतलब प्रकाशक आप कब से, मतलब कितने साल हो गए अभी प्रकाशक की भूमिका निभाते हुए? अभी करीब हो गए कुछ 7-8 साल। अच्छा। और जैसे मैंने मैंने बताया कि लॉकडाउन में मैंने आपकी किताब खरीदी, पढ़ी। ये कुछ जी जो आपने JAJ, जो आपकी किताब के ऊपर लोगो लगा रहता है, तो जी जी। उसके बारे में कुछ बताइए। कि मुझे तो खैर पता है, बाकी और जिन्हें नहीं पता है अगर वो देख रहे हैं, तो कुछ उसके बारे में जी बताइए हाँ। कि वो JAJ क्या है। जी हाँ, तो जावेद अमर जॉन जो जैज करके बोलते हैं सीरीज, तो जिसका कि मैंने निर्माण किया था। एक
जावेद अमर जॉन सीरीज एक सीक्रेट सर्विस ट्रायो की सीरीज है, इंडियन सीक्रेट सर्विस है। क्योंकि मैं बचपन से इस तरह के नॉवेल बहुत पढ़े, राजन इकबाल, एस सी विधि सर के, राम रहीम कॉमिक्स में क्रुक बॉन्ड, और फिर बड़े उपन्यास जब पढ़ने लगा, विजय विकास सीरीज, वेद जी के और एस एम पी सर के, तो ऐसे दिमाग में ऐसी था कुछ डिटेक्टिव वगैरह हो, उस तरह की सीरीज हो। तो फिर वही वैसे ही कुछ दिमाग में था, बचपन से ही मैं लिखता था। तो जावेद और एक और कैरेक्टर जश्मी नाम का था, वो बाद में धीरे धीरे मॉडिफाई होकर जावेद अमर हो गए, और फिर और आगे चल के एक तीसरा भी ले आया मैं। तो इस तरह से एक सीक्रेट सर्विस की एक टीम बन गई। तो मैंने वही सोचा भाई तीनों को एकदम अलग अलग दिखाऊंगा, अलग अलग पर्सनालिटी रहेगी। जावेद बेसिकली सीक्रेट सर्विस के तो तीनों ही इंटेलिजेंट तो है ही, नो डाउट। जावेद थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा है, अमर थोड़ा सा चालाक ज़्यादा है उस मामले में, और जॉन की ज़्यादा बारीक थिंकिंग है, इन्वेस्टिगेटिव टाइप की। तो ऐसे तीन अलग अलग क्वालिटी वाले सीक्रेट सर्विस एजेंट साथ मिल गए और उनकी टीम बन गई। तो बस ऐसे ही ये सीरीज बन गई। और तो ये तीनों किरदार आप ही ने दिए हैं, इसके अलावा और भी कोई किरदार आपने दिया हो ये इन तीनों के हाँ, अलावा? हम्म। हाँ, फिलहाल तो ये सीरीज ही मुख्य है, पर इसी सीरीज के अंदर जो दो नॉवेल लिखे मैंने, उसमें दो किरदार ऐसे रहे जिनकी भूमिका काफी स्ट्रांग रही। तो काफी लोगों का फीडबैक वही मिला। जैसे पहला नॉवेल था जावेद अमर जॉन का, जोकर, जोकर जासूस। तो उसमें जोकर का रोल बहुत था और वही पूरी कहानी में छाया था। तो एक तरह से जोकर भी एक कैरेक्टर है स्ट्रांग, भले ही वो जावेद अमर जॉन सीरीज में ही था। तो उसको लेकर भी मैं आगे कुछ लिखने का सोच रहा हूँ अलग से। और ऐसे ही अच्छा, मतलब एक जोकर अलग से आने वाला है, जी जी ऐसा हाँ, कुछ? बिल्कुल। जी हाँ। अच्छा। हाँ। और ऐसे ही कमीना नॉवेल में जो विलेन था, या जो मेन प्रोटैगनिस्ट था, फर्स्ट पर्सन में नॉवेल भी था, उसी वही नरेट कर रहा था, अभिषेक मिश्रा नाम का बंदा, जो आम आदमी से डॉन बनता है। तो वो भी, उसकी भी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी। तो अ, लोगों को बहुत अच्छा लगा था कैरेक्टर वो। तो ऐसा सोचना है मेरा, शायद उस पर भी मैं अलग से अलग सीरीज बना के लिखता हूँ। तो मुख्यतः यही किरदार रहे हैं अभी। हाँ। और मैंने मैंने खैर आपकी ये दोनों भी किताबें भी पढ़ी हैं, जोकर जासूस और कमीना दोनों पढ़ी हैं मैंने। तो जी जी। तो हाँ, तो अभिषेक मिश्रा को फिर आप मतलब दोबारा से लेके आएंगे तो फिर तो, क्योंकि अभिषेक मिश्रा तो अगर मैं कहूँ कि खत्म हो गया है, तो उसके पहले की कहानी लेके आएंगे कि क्या करेंगे? कैसे ये तो करेंगे? खैर। सीक्वल ही बनेगा, हाँ। तो अभी मरे हुए को जैसे जिंदा करना पड़ता है कभी कभी, तो वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, ये इस बीच संजीव शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, अगर आप देख सकें। हाँ जी, हाँ जी, अमित मैं गुप्ता देख पा भाई रहा हूँ। नमस्कार। तो जरा एक बार देख के। और देव प्रसाद नमस्कार। संजीव जी, हाँ, पूछ रहे हैं सूरज से पहली बुक कौन सी छपी थी। अ, तो हाँ, तो शुरुआत तो मेरे नॉवेल से ही हुई थी। तो राजन इकबाल की वापसी नाम से पहले, सबसे पहले छपा था नॉवेल। जो अभी ओरिजिनल एडिशन तो मेरे पास रखा है, बाकी तो मुश्किल है मिलना। तो वही थी शुरुआत। तो राजन इकबाल एक बार फिर से लिखनी शुरू की थी अलग, तो वही किताब पहली थी। और इसी इसी के आसपास एक दो सवाल और हैं। देव प्रसाद जी का एक सवाल है। ऋषि हाँ कटियार जी। नमस्कार, विनय। हाँ, तो हाँ जी, देव जी और पूछ रहे ये हैं। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, देव जी पूछ रहे हैं आपकी अगली किताब कौन सी आने वाली है। तो हाँ, अभी मैं दो प्रोजेक्ट एक ही पे कंसंट्रेट, एक अलग सीरीज कुछ है दिमाग में। अभी ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, पर है इसी साइड में, थ्रिलर टाइप की, थोड़ी अलग है सीरीज। कुछ नया पढ़ने को मिलेगा तो आएगी जल्दी। और जोकर पे भी, जैसे मैंने अभी बोला, उस पे भी अलग से एक नॉवल लिखना शुरू किया था, पर अभी वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है। तो अभी देखते हैं कौन सा मैं पहले फाइनल कर पाता हूँ। अच्छा, और ये संजीव शर्मा जी का एक एक प्रश्न ऊपर था, तो वो मैं पढ़ देता हूँ कि आलोक कुमार जी दौलत का खेल वाले ही हैं क्या?
तो ये आप बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल, शायद आप लाइव पहचान नहीं पा रहे होंगे संजीव जी। लाइव में थोड़ा आदमी अलग दिखता है, तो ये हाँ बिल्कुल सही वही बात है है। आलोक जी। इन्होंने काफी अनुवाद किए, दौलत का खेल, और उससे पहले राजकुमारी और शैतान बौने का किया था, और फ्लाई ड्रीम्स में भी किया था, जर्नी टू दी सेंटर ऑफ अर्थ। और अभी इनकी नई किताब भी आने वाली है, मतलब आ गई है, आई थिंक प्री ऑर्डर चालू हो गया। हाँ, ये देव देव प्रसाद जी ने क्वेश्चन पूछा है कि पहले तो उन्होंने कहा है कि चिरकुट पढ़ी थी उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और लाइफ आजकल में क्या खास होगा, तो लाइफ आजकल में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो, क्योंकि कहानी संग्रह है, तो उसमें कुछ कहानियां आपको आजकल के दौर की, आजकल के जमाने की कुछ कहानियां आपको मिलेंगी। और उम्मीद है कि वो कहानियां पसंद आएंगी, क्योंकि अभी तक तो जो भी एक आध लोगों ने जो पढ़ी है उनका तो यही कहना है कि काफी अच्छी कहानियां है, तो मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। और आज के दौर की कहानियां हैं, कुछ प्रेम कहानियां भी हैं, तो यही उम्मीद है कि अच्छी लगे आपको। और सर आपके लिए भी कुछ एक क्वेश्चन है, बाकी एक एक क्वेश्चन जो मेरा, जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, ये जे को लेके कि हाँ जी। मैंने मास्टरमाइंड मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि कहानी खत्म हो गई मास्टरमाइंड की। लेकिन जी उसके बाद फिर अंतर्द्वंद और आखिरी मिशन जब वो दोनों भी पढ़ी, तो पता चला कि कहानी जो है वो इतनी लंबी है। तो तब मेरे मन में ये सवाल आया था कि क्या आप जब मास्टरमाइंड लिख रहे थे तभी आपने सोचा था कि इसको 3 पार्ट में लेके जाना है या इतना लंबा लेके जाना है, या मतलब वो बाद में कहानी की डिमांड ऐसी हो? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। काफी लोगों ने मुझे पूछा है ये सवाल पहले भी। मास्टरमाइंड तो जब मैंने लिखना शुरू किया था, बहुत ही अलग सोच थी तब मेरी। और एक तरह से बताऊं, कहानी लिखते वक्त खुद मास्टरमाइंड की कहानी बहुत इवॉल्व होती गई। पहले मैंने जब शुरू की थी, उसका वर्किंग टाइटल था तुम्हारी मौत। एक अलग टाइप का टाइटल था। और वो कोई इतनी बड़ी साजिश पे नहीं लिखा था, एक बस बदले की भावना वाले ऐसे कुछ मैंने रिवेंज स्टोरी टाइप की दिमाग में थी। और जब वो लिखना शुरू किया, वो बहुत चेंज हो गई कहानी, बहुत लार्ज स्केल पे चली गई। क्योंकि जब मैंने सोचा अभी कॉन्स्पिरेसी वगैरह हो रही है सीक्रेट सर्विस वगैरह के अगेंस्ट में, तो इतना छोटा मोटा प्लेयर नहीं हो सकता कोई। तो इस तरह लिखते लिखते वो इवॉल्व हो गई कहानी। और मास्टरमाइंड तो जब मैंने लिख के खत्म की थी, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इसका कोई सीक्वल लिखना है। हाँ, ये जरूर था कि जावेद की फैमिली, जो खोई हुई फैमिली है प्लेन में, उसकी स्टोरी कभी ना कभी आगे दिखानी थी। पर वो किसी तरह से वो स्टोरी जुड़ गई यहाँ पे मास्टरमाइंड के अंत में, और फिर आगे वो स्टोरी के आगे पीछे ही एक नई स्टोरी बन गई, जो कि सीक्वल के फॉर्म में फिर अंतर्द्वंद और आखिरी मिशन तक पहुंच गई। तो मतलब वो कहानी की डिमांड के हिसाब से वहां तक पहुंचे थे वो। जी तो हाँ, तो इस बीच मीत गुप्ता जी कह रहे हैं कि फिर वही सवाल गुरुजी, मौत का जादू जिस्म बदलने वाले जैसी हॉरर किताब कब आएगी? हाँ जी, तो जैसा अभी मैंने लॉकडाउन के दौरान पूरी बड़ी किताब तो नहीं पढ़ा, हॉरर की एक शॉर्ट नॉवेल टाइप लिखी है, 50-60 पेज करीब। तो वो भी आशा करता हूँ अच्छी लगेगी उसको। ऐसा अकेले तो नहीं, पर हाँ, कुछ कहानी कलेक्शन के फॉर्म में लाने का इरादा है। उसके साथ मैंने कुछ एक कहानी और भी लिखी हुई है, तो वो सब भी मिलाकर एक कलेक्शन के फॉर्म में ऐसे लाएंगे। अ, शोभा शर्मा जी जुड़ी हैं, नमस्कार मैम। जी वसीम भाई शुक्रिया। नमस्कार। और मृत्युंजय त्रिवेदी जी नमस्कार। और ये देव प्रसाद जी पूछ रहे हैं कि, कह रहे हैं कि आपकी हॉरर लिखने का तरीका बहुत पसंद आया है, हॉरर में कौन सी पढ़ने को मिलेगी? तो जी जी, थैंक यू कुछ ये इसके लिए। और जितेंद्र नाथ जी, धन्यवाद आपका। और संजीव शर्मा जी कह रहे हैं कि अनुवाद उनको पसंद आया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भी कि अच्छा, देव प्रसाद जी कह रहे हैं कि लाइफ आजकल के बाद क्या आने वाला है? तो अभी लाइफ आजकल के बाद तो अभी तो लाइफ आजकल ही आ रही है। तो लाइफ आजकल के बाद एक्चुअली तीन तीन उपन्यास है, मतलब 3 प्रोजेक्ट हैं जिन पे काम कर रहा हूँ। अब देखते हैं उसमें से कौन सा जल्दी पूरा हो जाता है।
और उसके बाद सर ये एक वसीम अकरम जी का एक सवाल है, अगर आप देख सके तो। हाँ जी, हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ। किसी मशहूर इंग्लिश हॉरर बुक का अनुवाद लाना चाहेंगे? तो अभी तो जैसे कि सबसे बड़ा तो हॉरर जो क्लासिक था ड्रैकुला, वो हम लोग लाए थे अभी कुछ साल पहले, और ये अच्छा ख्याल है। तो आगे सोचेंगे, अभी तो ऐसा अभी सोचा नहीं, पर ऐसा जरूर हम लोग सोच के देखते हैं। कोई सजेशन हो तो बिल्कुल आप भी दे सकते तो हाँ, अगर अगर आप किसी किताब का अनुवाद चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। सही। हैं जी। आ, सर इसके इसी के नीचे देव प्रसाद जी और ये शोभा शर्मा जी, ये दोनों लोगों ने भी कुछ पूछा है। जी, आ, जी, हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो हाँ, देव जी चाहते हैं मैं उनको चेला बना लूं। बिल्कुल है देव, हम लोग तो जुड़े ही हैं, हम लोग मिले भी है पुस्तक मेला में। तो आप भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो बिल्कुल आपको शायद मौत का जादू और जिस्म बदलने वाले हॉरर मेरी अच्छी लगी, तो उसके लिए थैंक्स। हम्म, बाकी तो एज अ लेखक हम लोग जब चाहें डिस्कस कर सकते हैं किसी भी प्लॉट पे, मुझे खुशी होगी। अच्छा, आपसे आपसे ये जानना चाहता था मैं कि जैसे आप तो लेखक भी हैं और प्रकाशक भी हैं, तो जी। ऐसा दोनों, मतलब दोनों अलग अलग काम है, तो दोनों में अंतर क्या है और आप दोनों काम कैसे करते हैं? ये दोनों काम आप कैसे कर लेते हाँ जी, तो ऐसा कुछ मतलब बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। जैसे दिन में हम लोग 50 तरह के काम करते हैं। जैसे कोई भी लेखक होता है, केवल लेखक तो नहीं होता, बाकी काम भी करता है। तो वैसे ही है, लेखक के लेखन के वक्त मैं केवल लेखन करता हूँ। बाकी टाइम में जैसे प्रकाशन का जब काम करना होता है तो तब वो देखता हूँ बाकी क्या चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनका क्या अपडेट है। तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ऐसा नहीं लगता कि कभी किसी काम की वजह से कुछ काम अटक रहा है, एक काम की वजह से दूसरा काम। हैं? और सर ये संजीव शर्मा जी जो हैं, ये मेरे लिए कोई प्रोजेक्ट लेके आए हैं। आप देख लीजिए, अच्छा। अगर मैं सुटेबल लगूं उसके लिए तो। अच्छा, जॉन ग्रीशम का इसलिए ट्रांसलेशन चाहते हैं। अच्छा ख्याल है अ, काफी। जॉन ग्रीशम के नावल तो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। तो आप इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। अच्छा, ये वैसे तो ये सवाल हो गया और पूछ भी लिया, पर कुछ लोग और पूछ रहे हैं कि अगले प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या बताएंगे, कि अगले अगला प्रोजेक्ट कौन सा है आपका और लोगों को क्या पढ़ने को मिलेगा उसमें? हाँ जी, हाँ जी, विकास जी ने भी पूछा है कि मेरी और हाँ। रुंझुन जी की सीरीज प्राइम एमडी का अगला उपन्यास कब आएगा। हम्म, और हम्म, जैसे बाकी लोगों ने भी पूछा, तो मतलब हमने अभी इस दौरान वही शॉर्ट नॉवेल हॉरर का लिखा था। प्राइम एमडी का भी लिखना शुरू किया था, पर अभी कुछ वो अटक गया है। मतलब कुछ चीजें होती हैं जो पता नहीं अटक जाती हैं। दो लोग हैं तब भी थोड़ा वो रुक गई है। शुरू होने के बाद भी कहानी, मतलब कहानी पूरी रेडी है, शुरू से एंड तक प्लॉट है, पर पता नहीं वो मजा नहीं आ रहा है उसमें। वो जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि थोड़ा कुछ अलग कैसे करें, तो एक तरह से थोड़ा वो ब्लॉक है। पर आशा करता हूँ वो भी खुलेगा। इस वक्त तो हम लोग अपना अपना ही लिख रहे हैं, जो भी समय मिल रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, एक मैं अलग नई सीरीज पे एक लिख रहा हूँ जो होगी थोड़ा थ्रिलर थ्रिलर टाइप की है। और दूसरा जोकर सीरीज का एक नॉवेल लिख रहा हूँ, माइथोलॉजी से रिलेटेड। वो काफ़ी रिसर्च और करके बहुत चीज़ें देख के लिखते हैं, थोड़ा समय लगता ये कुछ हॉरर हॉरर का भी कुछ आप बोल रहे थे, तो शायद वो भी पढ़ने को मिले हमें। है। हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल। हाँ, हॉरर की ये हाँ, इसी सिलसिले में मेरे दो सवाल ऐसे ही मेरे अभी मन में आ गए। एक एक तो जो आपका चालीसा का रहस्य था, वो, जी। हाँ, वो मैंने पढ़ा था। आप दोनों का था शायद, या अकेले था, नहीं, नहीं, मुझे मेरा याद नहीं नहीं आ था, रहा है। केवल रुंझुन का ही था। हम्म। तो उसमें उसमें काफी रिसर्च की हुई लग रही थी मुझे, तो हाँ काफी जी, हाँ मजा जी। आया था उसको पढ़ के। हाँ, जी, हाँ जी। और ये जो कौन सा ड्रॉप डेड, हाँ, ड्रॉप डेड। ड्रॉप डेड। हाँ, हाँ, उसके बारे में कुछ अगर बताएं तो, कि मतलब क्या है उस।
बिल्कुल। तो ड्रॉप डेड बेसिकली तो मर्डर मिस्ट्री है, बट थोड़ा अलग ये है कि मर्डर मिस्ट्री में हम लोगों ने फोरेंसिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। फोरेंसिक की पूरी डिटेल्स उसमें लाए हैं कि मतलब भाई मर्डर होता है, फिर कैसे ऑटोप्सी होती है बॉडी की, फोरेंसिक्स कैसे सबूत उठाते हैं, फिर उसको कैसे एनालाइज करते हैं। तो फोरेंसिक को बेस में रख के लिखी वो मर्डर मिस्ट्री है। तो वही क्राइम एमडी सीरीज है, जहाँ पर एक डिटेक्टिव और एक फोरेंसिक डॉक्टर का कॉम्बिनेशन है। तो वही हम दोनों ने मिलके, क्योंकि रुंजन जी डॉक्टर हैं तो उनको फोरेंसिक की अच्छी जानकारी है, मेरा भी बैकग्राउंड फार्मेसी का है तो थोड़ा बहुत वो भी हेल्प हो जाता है। तो वही ये सीरीज है थोड़ा। अभी इसी पे वो आगे बढ़ाने की कोशिश है, पर थोड़ा वही समय लग रहा है अभी। हम्म, इस बीच मनमोहन भाटिया जी कह रहे थे कि आप इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो ये शायद प्रकाशक के लिए सवाल होगा, मेरे लिए तो नहीं होगा। तो, हम्म। तो आपका कुछ ऐसा प्लान है कुछ किताबों का, या क्या है इसका इसका कुछ सोच रहे हैं? आगे जो देखेंगे तो अभी इंग्लिश के भी टाइटल हमारे पब्लिकेशन से आए तो हैं। जैसे मेरी मौत का जादू का भी इंग्लिश अनुवाद किया था, एथ मैजिक नाम से। चालीसा भी इंग्लिश में ही आई थी पहले, सीक्रेट ऑफ चालीसा नाम से। फिर विक्रम दीवान की वॉर डॉग की आई थी इंग्लिश में। पर अभी वही हमें हमने जैसा देखा है कि इंग्लिश का मार्केट हमारे लिए तो कम ही रहा है हिंदी के मुकाबले। तो इसलिए अभी उस तरफ तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचा है। पर हाँ, ये बात भी सच है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचना है तो इंग्लिश में लाना भी एक एक अच्छी बात रहेगी। पर वही थोड़ा इधर मार्केट टफ होता है इंटरनेशनल, क्योंकि वहाँ तो किताबों की बाढ़ है। हिंदी में तो फिर भी चुनिंदा किताबें आती हैं। देखते हैं आगे तो कैसे होता है। ये वसीम अकरम जी ने एक सुझाव दिया है किसी किताब का। तो ये देखिए आप, अगर और इसके नीचे के एक दो और कमेंट है, अगर आप वो तीनों पढ़ लीजिए, नीचे के हाँ, द तीनों। बैड सीड बाय और विलियम मार्च। बिल्कुल देखते हैं, मैं नोट भी कर लेता हूँ, द इस बैड सीड। धन्यवाद सुझाव के लिए। और हिमांशु जी भी कुछ पूछ रहे हैं शायद, सर क्या भारत में अंग्रेजी की तुलना में हिंदी की किताबें कम थी हैं? हाँ, तो मुझे शायद ऐसा ही लगता है, क्योंकि भारत में अंग्रेजी का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन सिस्टम मुख्यतः देखें तो आप अंग्रेजी में है। तो अंग्रेजी में काफ़ी किताबें आती हैं, और जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें और लेखक हैं वो भी अगर आप देखें तो अंग्रेजी के ही होंगे। तो ये तो एक सच है जिसको आप बदल नहीं सकते। बस ये कोशिश कर सकते हैं कि हिंदी को भी बढ़ावा मिले, हिंदी में भी कुछ ऐसे किताबें लाई जा सकें जिसको कि मासेस पढ़ना पसंद करें। और दूसरी ये भी है भी, ये तो एक मुश्किल चीज़ है कि सोसाइटी का आउटलुक कैसे बदले कि लोग इंग्लिश को ही ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वही पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, हिंदी में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये तो सच है कि समुदाय छोटा है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और अभी मेरे दिमाग में आया है कि ये जैसे आखिरी मिशन जैसी किताब लिखने में, या मास्टरमाइंड, क्योंकि पहली किताब वो थी मास्टरमाइंड थी इस सीरीज की, तो उसको लिखने में आपको कितना टाइम लगा था? काफ़ी टाइम या लगा आखिरी था। मिशन? जी हाँ, हम्म। मास्टरमाइंड तो लिखने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। करीब 1 डेढ़ साल लग गए थे मुझे इसको पूरा करने में। कि काफ़ी प्लॉट उसका कॉम्प्लेक्स था, बहुत चीज़ें रिसर्च, मतलब हालांकि ये एक रिसर्च मिस्ट्री में जनरली ऐसा लगता है लोगों को नहीं करनी पड़ती, पर करनी पड़ती है। नहीं, मिस्ट्री ये रिसर्च मतलब सवाल मैं काफ़ी। पूछने वाला था, अगला सवाल यही पूछने वाला था। हाँ। तो हाँ, और उसके बाद की जो अंतर्द्वंद और आखिरी मिशन जो है, उसमें जी। उसमें कितना टाइम लगा, अगर अगर उसमें मतलब मास्टरमाइंड की तुलना में इन दोनों में कितना वक्त लगा? जी हाँ, तो मास्टरमाइंड में जितना टाइम लगा मुझे उतना ही करीब अंतर्द्वंद में भी लगा था। काफ़ी सोचना पड़ा था, कहानी विस्तार, मतलब कहानी इस लेवल की बनी गई थी कि विस्तार देना ही था उसे।
तो दोनों में ही 1 डेढ़ साल लगे थे, और इसलिए अब देखें तो 2018 में मास्टरमाइंड आया था। उसको लिखना मैंने कभी 2016 में शुरू किया था, और फिर अंतर्द्वंद लास्ट ईयर है। उसके बाद आखिरी मिशन मैंने बहुत जल्दी लिखा, क्योंकि देखो आखिरी मिशन में तो क्या, कहानी तब क्लियर हो गई थी, प्लॉट बन चुका हम्म। था, अंतर्द्वंद की कहानी आ गई थी। जब कहानी मतलब जनरली क्या होता है आपका, 40 से 50% कहानी आ जाती, तो आगे की कहानी लिखने में फिर समय नहीं लगता। तो आखिरी मिशन तो मैंने 3 4 महीने के अंदर लिख दिया था, जो शायद मेरे लिए भी रिकॉर्ड रहा हो कि इतनी जल्दी कोई नॉवेल लिखा मैंने, 300 पेज का। और ये एक और ये था, मैं जानना चाहता था अपने लिए भी या और लोगों के लिए भी, कि ये आप रोज लिखते हैं या और कितने बजे कब लिखते हैं और कितना लिखते हैं? हाँ जी, तो इस मामले में तो मैं बहुत ही इरेगुलर रहा हूँ। तो ऐसा कोई मेरा शेड्यूल है ही नहीं लिखने का कि कब लिखूं। पर हाँ, ये मैं कहूँगा अभी इस दौर में अंतर्द्वंद और खासकर आखिरी मिशन लिखने के वक्त मैंने बहुत डिसिप्लिन फॉलो किया था। क्योंकि एक तो प्रेशर था कि अंतर्द्वंद पहली बार मैंने लिखा थी, ऐसी किताब जिसका कोई पार्ट भी था, तो पाठकों को ज़्यादा इंतजार भी नहीं करवाया जा सकता था। तो मेरा टारगेट था कि 3 4 महीने में लिख दूँ। तो ये किताबें मैं मतलब डेली शेड्यूल था, डेली सुबह उठ के मैं लिखता था, कितना भी लिखूं, चाहे 1 पन्ने लिखूं चाहे 2 या 10। मैं डेली सुबह उठ के कुछ ना कुछ लिखता था, आधा घंटे 1 घंटा 2 घंटा, जितना भी समय निकाल निकाल पाऊँ। तो ये काफ़ी रिगरस एक्टिविटी रहती है इस तरह से डेली शेड्यूल फॉलो करना, क्योंकि आपके और भी काम होते हैं, जॉब भी होती है। और भी हैं? हैं। जी हाँ, तो तो और आप क्या मतलब टाइप करते हैं कंप्यूटर पे कि अभी भी कागज कलम इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कागज कलम तो बहुत पहले छूट गया। अब तो कागज कलम थोड़ा बहुत प्लॉट बनाने में कभी कभार काम आ जाता है, नहीं तो कंप्यूटर या मोस्टली मोबाइल पर भी लिखने का हो गया। अभी तो मोबाइल पर ही डायरेक्ट लिखते हैं कि आप चलते फिरते कहीं भी बैठे हो तो कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। हम्म। अच्छा, ये कुछ एक कमेंट आ रहे हैं, अगर आप पढ़ सके तो आपके लिए ही है। तो अगर आप और इनके बारे में क्या कहेंगे? बीच में राहुल राय हैं, तो हेलो दोस्त। ये और हाँ जी, बाकी संजीव वसीम जी ने अकरम जी पूछा, और हाँ, ये सब हाँ, देख लीजिए आप। बिजनेस बिजनेस राइवलरी पर क्राइम थ्रिलर कैसा रहेगा? तो बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है, बिजनेस राइवलरी पर भी सोचा जा सकता है। अमित राणा और जी ने तारीफ की, दौलत का खेल उन्होंने शायद अभी कल परसों में ही पढ़ी है, उनको काफी पसंद आई। तो ये तो फिर मेरे लिए हो गया, धन्यवाद आपका हाँ, कि आपको पसंद आई। और ये अजीब जी आजिम एम। बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, वही देख रहा था मैं भी कि हम्म, हम्म, वो हॉरर मिस्ट्री नॉवेल लिखना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने मेरी डायरी के पन्ने देखे, से प्रेरित होकर प्लॉट लिखना शुरू कर दिया है। तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो मैंने, हाँ, अचानक उस दिन मुझे डायरी मिली थी मेरी पुरानी, जिसमें राजन इकबाल के सारे नॉवेल के प्लॉट्स थे। तो ऐसी मेरे पास कई डायरी पड़ी हैं, और पुरानी डायरीज में तो बहुतों के प्लॉट पे लिखा भी नहीं है। पर हाँ, ये डायरी मुझे देख के भी अच्छा लगा कि मैंने इसमें लिखे लगभग सभी प्लॉट्स पे नॉवेल लिखा था। राजन इकबाल के हो, कमीना का हो, मास्टरमाइंड हो। तो काफ़ी खुशी हुई, आपको प्रेरणा मिली इससे, तो आप लिखिए ज़रूर। और ऑल द बेस्ट टू यू अजीम। अमित जी कह रहे हैं इंग्लिश शो ऑफ के लिए पढ़ते हैं। अब वो भी एक एक रीज़न हो सकता है, पर ज़्यादातर मुझे लगता है कि अभी अपने एजुकेशन सिस्टम और हर चीज़ में अंग्रेजी को इतना महत्व मिलता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा झुकाव अंग्रेजी की तरफ हो गया है उनका। इसी 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 से जुड़ा हुआ एक एक सवाल मेरा है कि आप किस टाइप की किताबें पढ़ते हैं? क्योंकि आप तो लेखक भी हैं, प्रकाशक भी हैं, और पता नहीं आपको वक्त मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो पढ़ने का तो शौक है, इसीलिए लेखक बने। और समय तो वाकई कम मिलता है, तो लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका लिखने का ब्लॉक हो जाता है, आपको समझ नहीं आता क्या लिखें, तो आपको पढ़ना चाहिए उस वक्त। मैं तो बहुत तरह का पढ़ता हूँ, हर तरह का। मैं ज़्यादातर से आप देखेंगे थ्रिलर ही लिखता हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने वक्त थ्रिलर ही पढ़ूंगा।
मैं हर तरह के पढ़ा हूँ। मैं बचपन में पहले कॉमिक्स, हिंदी नॉवेल पढ़े, फिर इंग्लिश पढ़ने शुरू किए, और फिर से वापस हिंदी में आया। इस तरह से मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी। वेद प्रकाश जी, राजन इकबाल, पाठक सर के नॉवेल। उसके अलावा इंग्लिश में तरह तरह के, केवल थ्रिलर नहीं, एरिक सैगल की लव स्टोरीज पढ़ी, सिडनी शेल्डन के नॉवेल पढ़े, और कुछ क्लासिक्स भी पढ़े, जैसे कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड, और काफ़ी मैंने इधर उधर के और भी एक दो दो बुक किसी न किसी राइटर की उठा के जरूर पढ़ी होंगी। अ, वेद जी के नॉवेल बहुत पढ़े, अनिल सर के, अनिल मोहन सर के क्राइम के नॉवेल बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से मैंने हर तरह के पढ़े। क्लासिक्स में मॉडर्न क्लासिक भी पढ़े, जैसे कि रेबेक्का है, फेमस नॉवेल है। फिलॉसफी के नॉवेल भी पढ़े हैं, फाउंटेन हेड हो गया, एटलस श्रग्ड हो गया। तो मेरे ख्याल से आप किसी भी जॉनर में लिखते हो, पर आपको हर तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको वो खुराक और मिलती है कैरेक्टर वगैरह अ, डेवलप करने में। ये अभी अभी जो आपने कहा था कि आप रिसर्च भी काफी करनी पड़ती है आपको अपनी किताबों को लिखने को लेके, तो जी। ये आखिरी मिशन में जो एक वो आइलैंड जो है समुद्र के बीच में, और जहाँ हाँ। पे काफी कुछ एक्शन होता है, तो मतलब उसके लिए क्या, मतलब वो आपके दिमाग में उपज गया था कि वैसा करना है, और मतलब कुछ रिसर्च की थी, या कैसे, मतलब उस वो कैसे आया था कि ऐसे इंटरनेशनल वाटर में, जहाँ पे दूसरे देश का भी कोई, अच्छा वो सही में ऐसा कानून है क्या कि इंटरनेशनल वाटर में कोई वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और जो उसमें आपने लिखा हुआ है उसमें, जहाँ पे हाँ जी, तो अपने तीनों यही। जासूस बोलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, तो यही सब है अभी, क्योंकि आखिरी मिशन देखे अब अंतर्धन, इसमें बहुत सी चीजें मैंने दिखाई कि जो कंट्री से रिलेटेड हैं, पॉलिटिकल लेवल हैं। तो यही हम्म, सब रिसर्च हम्म, करना पड़ता है कि मैं कुछ भी ऐसे तो नहीं लिख सकता। ये सारी चीजें समझना पड़ता है कि मैं कोई सब्जेक्ट में मैंने कोई शोध तो किया नहीं है, ना कोई मेरी एजुकेशन इस विषयों पर है। तो ये सब पता करना पड़ता है कि भाई इंटरनेशनल वाटर है, कोई न्यूट्रल आइलैंड है, तो वहाँ क्या कानून होगा। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं कि फ्लाइट में भी ऐसे कोई, जैसे मैंने दिखाया, भारतीय विमान उड़ के जा रहा है तो किसी दूसरे की टेरिटरी के ऊपर से गया तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चीजें, हर चीज आपको देखनी पड़ती है, पता करनी पड़ती है। तो आइलैंड तो बस दिमाग में आ गया था, कहानी की लीड थी वो कि अभी प्लेन गायब हुआ है हिंद महासागर में, तो कहाँ गया होगा। बहुत ज्यादा तो नहीं ले जाऊंगा मैं उसको नीचे, तो मैंने कहा अभी फिर वो सागर में कहाँ होगा, तो कोई आइलैंड ही हो सकता है। तो इस तरह से वो तो अच्छा, हो गया। तो वैसे वैसे कोई दो आइलैंड हैं कि वो, मतलब आपके आपके मन में ही है, आपके दिमाग में से नहीं, आए, ये तो पूरी तरह से या इमेजिनरी होंगे? था। ये तो पूरा अच्छा, इमेजिनरी था कि। हाँ। नहीं, एक और जस्ट उसी को लेके एक और क्वेश्चन है, अगर मतलब आपको कहें, और अगर जवाब ना देना चाहें तो मत दीजिएगा, अगर उस वो किताब को लेके अगर उसका कुछ, उसका क्या स्पॉइलर अलर्ट अगर कुछ होता होगा तो, जस्ट हाँ। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया था कि जब वो प्लेन जा रहा है हिंद महासागर में, उसको लेके जा रहे हैं, तो उनको एक एक रोशनी दिखती है, सफेद रोशनी, जिसके अंदर प्लेन हाँ। उनका समा जाता है, और थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता है, और उसके हाँ। बाद लैंड होता है, या जो कुछ भी। तो राइट। वो सफेद वो रोशनी का क्या वहां पे मतलब था वो, मतलब अगर उस वक्त मेरे मन में ये सवाल आया था कि वो सफेद रोशनी क्यों क्यों दिखाई जाती है, और वो क्या कोई दूसरा आइलैंड है कि क्या है, वो कहाँ से वैसा होता है वो? हाँ, नहीं तो अलग, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत सोच समझ के डाला था मैंने, और जब मैंने ये पॉइंट डाला था तो मैंने खुद नहीं सोचा था इसका यूज क्या होगा। पर वो आगे जब मैं लिखता गया तो वो कहानी में यूज हो गया। वो शायद आपसे मिस हो गया, पर वो एक जगह एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप मैं अभी बताऊंगा नहीं, जैसे आपने कहा ये स्पॉइलर हो सकता है। तो हम्म, ये जब फ्रैंक के पीछे पड़े होते हैं जावेद अमर जॉन फोन पे, और उससे इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि आइलैंड की लोकेशन कहाँ है, तब वो इसका हम्म, राज बताता है उन्हें। वो शायद आपसे मिस हो गया, आप अच्छा। पढ़ सकते हो दोबारा कि उसी सीन में वो हाँ, बताता है कि इसका क्या यूज। अ, चलिए, ये तो हो, कुछ और अगर कमेंट है, अगर आप देख लें। बिल्कुल।
हाँ। वसीम जी ने कहा है, भारत में हॉरर कहानियां अंग्रेजी कहानियां से आयातित या प्रेरित ज़्यादा लगती हैं। इसको प्रकाशक तोड़ सकता है भारत में विद्यमान भारतीय अंदाज वाले डर और खौफ के मसालों पर कहानियां लाकर। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे ख्याल है ऐसे नए लेखक काफ़ी आ रहे हैं, मुझे तो लगता है काफ़ी ओरिजिनली लिख रहे हैं। तो मीत जी लिखते हैं हॉरर, या देवेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं, काफ़ी उनके ओरिजिनल हैं, इंडियन कंटेक्स्ट में ही है, मुझे नहीं लगता वो कहीं बाहर से प्रेरित है। संजीव जी कहते हैं इस, कि हाँ, इसी हिस्टोरिकल पे मैं थ्रिलर बता भी दूं, अच्छा। वसीम भाई भी। हाँ हाँ, बोलिए। नहीं, वसीम भाई भी, हाँ, कल कल ये आए थे, वसीम भाई से कल मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ हॉरर कहानियां वो भी लिख रहे हैं, और बहुत जल्दी उनकी किताब जो है पूरी हो जाएगी। तो वो बहुत देंगे, तो बढ़िया। हॉरर में काफी दिलचस्पी रखते हैं, ये हॉरर में थोड़ी रिसर्च है अच्छा इनकी, अच्छा। तो इसलिए, बहुत हाँ, तो बढ़िया। इसलिए हॉरर को लेके जो है। ठीक है सर, आगे। संजीव जी अ, ने कहा है कि हम्म, हिस्टोरिकल थ्रिलर भी अच्छा विकल्प रहेगा। मैं वकील हूँ, इसलिए दोनों राइटर्स से रिक्वेस्ट है, एक कोर्ट रूम ड्रामा लिखिए। हम्म। जी जी, काफी अच्छा आइडिया है। हिस्टोरिकल थ्रिलर तो वैसे अभी तो ये तो देवेंद्र जी ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं मुझे लगता है। हिस्ट्री में जैसे मेरा उतना हाँ, वो, इंटरेस्ट नहीं रहा है। हम्म। नहीं, और मैं फिर से इसी में जोड़ दूं कि देवेंद्र जी जो हैं आने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप लोग बने रहिए, और इस तरह के जो भी सुझाव या जो भी कुछ सवाल है, तो ये उनसे उनसे डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। और बिल्कुल। मेरे भी काफी प्रश्न है जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उनकी किताबों को पढ़ने के बाद, तो उसको उसको वहां पे देखेंगे। और मीत गुप्ता जी ने वसीम अकरम जी को जवाब दे दिया है। हिमांशु जी पूछ रहे हैं कि कोई ऐप है क्या लिखने के लिए। सर, आप बोल रहे थे आप मोबाइल में लिखने, लिखते हैं, तो हाँ तो मोबाइल में तो ऐप जैसे WPS ऑफिस है, या MS वर्ड भी आता है। हाँ, वैसे WPS काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, तो उस पर लिखा जा सकता है। और ये संजीव शर्मा जी पूछ रहे हैं कि आलोक जी, आपकी कौन कौन सी बुक पब्लिश पब्लिश हुई है। तो मैं बता दूं, मेरी एक जो सबसे पहले आई थी, जो द चिरकुट से एक नॉवल था, उसके बाद राजकुमारी और शैतान बौने आई थी सूरज पॉकेट बुक से, जो अनुवाद है। उसके बाद जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ है, वो भी अनुवाद है। फिर दौलत का खेल, वो भी अनुवाद है। और अभी एक कहानी संग्रह आ रहा है लाइफ आजकल, प्री बुकिंग उसकी शुरू हो चुकी है। और अगर आप ऑर्डर करेंगे तो मेरे ऑटोग्राफ के साथ आपको वो किताब मिलेगी 125 रुपये में। और उसकी बाकी डिटेल मेरी वॉल पे है, काफ़ी सारी डिटेल है। तो ये अभी तक 5 मतलब ऐसी किताबें हैं जिन पे मेरा नाम है, जो अनुवाद या मेरी किताब है। और ये सर, ये कॉपीराइट रिलेटेड कुछ सवाल है हिमांशु जी का, अगर दिख रहा हाँ जी, हो। कॉपीराइट तो ऑफिस दिल्ली में है, वहाँ उनका एक फॉर्म वगैरह भरना होता है और उसको जमा करते हैं। फीस तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा, कुछ 50-100 रुपये आई थिंक होती है, जहाँ तक मुझे याद है। तो अगर आप वहाँ जाके पता करेंगे तो पता चल जाएगा। अम, सर, ये मैंने आपसे तो ये तो पूछ लिया कि आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, और यहाँ पे वो किसी ने कहा भी था कि वो आपसे इंस्पायर होके और उन्होंने लिखना शुरू किया आपकी डायरी के पन्ने देख के। या और भी बहुत लोग ऐसे हैं जो रोज कुछ ना कुछ सोचते हैं कि मतलब लिखेंगे। तो ऐसे जो नए लेखक हैं, उनको आप कौन कौन सी किताबें पढ़ने का सुझाव देंगे? आप क्या कहेंगे कि उन्हें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, जो लोग लेखन में आना चाहते हैं? मैं तो वही कहूँगा कि लेखन में आपका जो इंटरेस्ट है, पहले उस जॉनर की किताबें ज़रूर पढ़ें। बाकी तो मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर तरह की किताब पढ़नी चाहिए। अपने आप को मतलब कहीं किसी एक ही डायरेक्शन में अपना वो स्कोप बंद करके नहीं रखना चाहिए। लिखने में भले ही आप एक तरह का लिखें, पर पढ़ते वक्त काफ़ी अलग अलग तरह का पढ़ना चाहिए। चाहे रोमांस पढ़ें, थ्रिलर पढ़ें, फिलॉसफी पढ़ें, नॉन फिक्शन पढ़े, लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने देश का पढ़ें, बाहर का विदेशी लिटरेचर भी पढ़ें। तो उससे मैंने भी तो हर तरह का पढ़ा है। ट्रायल करने में कभी भी मैं पीछे नहीं रहा कि कोई बताएगा कि ये अच्छी किताब है तो ही पढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं किया मैंने। तो ट्रायल करते रहना चाहिए। जितना तरह का, जितना विविध पढ़ेंगे तो उतना आपका आपका थिंकिंग भी उतना विविध होगा। तो यही कहना चाहूँगा मैं।
और सर कल भी इसको लेके बात हो रही थी। जो पल्प फिक्शन की बात उठी थी, फिर उसको अमित भाई ने कहा कि उसका नाम लोकप्रिय साहित्य है। और मैंने फिर कहा कि भाई ये पल्प फिक्शन या लोकप्रिय साहित्य को भी कोई नाम हमें दे देना चाहिए अलग से। तो वसीम भाई कह रहे थे कि उसका नाम नई वाली हिंदी है। तो तो इस तरह की कल इस तरह की कल बातें उठ रही थी वहां पे। तो आप बताइए कि ये क्या है, मतलब ये लोकप्रिय साहित्य या पल्प फिक्शन ये क्या चीज है, और इसका भविष्य क्या है? और भविष्य के लिए अगर भूतकाल से आप बताएंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि पल्प फिक्शन कहना ना, जो टर्म है ये जॉनर से नहीं है। मतलब पल्प फिक्शन कोई आपको बोलेगा तो आपको नहीं पता चलेगा ये किताब रोमांस है, ये थ्रिलर है, या क्या है, क्योंकि ये कोई जॉनर नहीं है। इसका नाम ज्यादा पड़ गया व्यवसाय की वजह से। तो भाई जो पहले किताबें आती थी, अभी सारी किताबें, होता तो जॉनर तो मुख्यतः एक ही है, फिक्शन या नॉन फिक्शन। और फिक्शन में जैसे कि जो किताबें लिटरेरी लेवल की देखी जाती हैं, भाई बहुत ही चुनिंदा लोग पढ़ते हैं। अभी बहुत ही गूढ़ ज्ञान जिसमें है, हर कोई वो पढ़ना नहीं चाहता है, ये तो जाहिर सी बात है। कोई रिसर्च कर रहा हो या किसी को वैसा पढ़ना पसंद हो, तो ऐसे कम लोग होते हैं। वो एक अलग कैटेगरी है। अभी आम आदमी की जो किताबें हैं, जैसे भी मासेस में पहुंच रही हैं, जो चेतन भगत लिख रहे हैं या फिर अमीश लिख रहे हैं, ये जनरल पब्लिक ऐसा पढ़ना चाहती है जो आराम से पढ़ पाए, समझ में आए उनको। तो भी जब ये व्यावसायिक कारणों की वजह से जब आम जनता तक पहुंचनी है, तो किताब सस्ते से सस्ते करनी पड़ी पब्लिशर्स को। और सस्ती करनी पड़ने के लिए कि उनको सस्ता मटेरियल यूज़ किया, तो पल्प वाला पेपर यूज़ किया, तो इस तरह से नाम पल्प फिक्शन पड़ गया इसका। केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी ऐसे ही रहा है। विदेशों में हाँ, वैसा वो मोटा कागज नहीं होता था, पर कागज सस्ता वाला ही होता था उसमें। पल्प फिक्शन आया तो विदेशों से ही है। हिंदी में ऐसे लुगदी साहित्य बोलने लगे। तो मतलब जो जनरल पब्लिक पढ़ती है, तो मानते हैं कि भाई ऐसी किताबें जो सस्ते में छप जाती हैं, सस्ते पेपर पे, वो पल्प फिक्शन है। हाँ, यहाँ पर अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें लोग जो कहते हैं और उसको थोड़ा नीची नज़रों से भी देखते हैं, उसमें भी लेखक प्रकाशकों का ही हिस्सेदारी है। कि एक वक्त था जब उन्होंने भाई, क्योंकि तब इंटरनेट टीवी इतना नहीं था, तो किताबें पढ़ना ही मुख्य साधन था लोगों का। तो लोगों ने इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब मिसयूज भी किया प्रकाशकों ने। कि किताब की क्वालिटी क्या है, कैसा कंटेंट है, बिना सोचे समझे बस छापते चले गए, छापते चले गए। तो वैसे मतलब मार्केट में किताबें भर गई जिनकी शायद लिटरेरी वैल्यू बहुत ही निम्न है। तो इस तरह से थोड़ा पल्प का ऐसा एक सेंटिमेंट बन गया, एक लोगों के दिमाग में विचारधारा बन गई कि ये थोड़ा निम्न स्तर का ये किताबें हैं। जबकि ऐसा सच नहीं है कि इनमें काफ़ी किताबें अच्छी भी होती हैं। जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग, रिसर्च करके भी लिखते हैं बहुत सारे लेखक। पर हाँ, लिखते जो हैं ये आम पब्लिक के लिए लिखते हैं। पर वही, जैसे कि बाकी लोग, मैं भी वही मानता हूँ कि पल्प फिक्शन जैसा शब्द हटा देना चाहिए। कि ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, और अब तो वाकई कोई किताब नहीं छापता लुगदी पेपर पे। है। तो पॉपुलर फिक्शन या लोकप्रिय साहित्य ज़्यादा अच्छा टर्म है उसके लिए। बट पर सर मेरा ये कहना है कि लोकप्रिय साहित्य से भी पता नहीं लगता कि आखिर वो किताब है किस बारे में। हाँ, मतलब ये बात तो है। हाँ, तो ऐसा कुछ मतलब आप ही अगर शुरू करें ऐसा कुछ एक नाम लेके आए बताएं, या उस किताब पे ही लिखें कि भाई ये ये किस जोनर की किताब है, तो हम जैसे लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। और बाकी जो बात है कि साहित्य और साहित्य है कि नहीं है, अब ये तो हमें नहीं पता। अभी मेरी किताब जैसे है, मेरी किताब अभी आई नहीं है, और तभी किसी ने कहा कि भाई ये साहित्य को खराब करने वाले लोग आ गए हैं और साहित्य को खराब कर रहे हैं ऐसी किताबें लाके। अब मुझे ये नहीं पता कि एक लाइन देख के या कवर देख के क्या ऐसा खराब लगा उसमें कि उसको कहा जा रहा है कि भाई वो साहित्य को खराब कर रहे हैं हम लोग। तो बाकी अब तो पाठक ही बताएंगे कि हम खराब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये तो खैर चलता रहेगा। और
हाँ, इसका 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 भविष्य का जो सवाल था कि मतलब इस तरह की किताबें आ रही हैं, पाठक पसंद कर रहे हैं या क्या है? मतलब मैं तो जो भी मैंने तो कल भी कहा था कि अगर जेम्स बॉन्ड की भी किताब देखें तो उसको भी क्या हम पल्प फिक्शन कहेंगे क्या? क्योंकि इतने सालों से जेम्स बॉन्ड की जो मूवीज आ रही हैं या आजकल जितनी भी वेब सीरीज आ रही हैं, अगर उनको कोई किताब में लिखेगा तो कहेगा कि ये तो फिर पल्प फिक्शन या लोकप्रिय साहित्य है। लेकिन सबसे ज्यादा वेब सीरीज उसी पे बन रही। तो बिल्कुल उस हिसाब से किताब का भविष्य क्या है? किताब और पाठक उसको लेके कितना पसंद करते हैं, और इस तरह का कुछ अगर आप बता सकें। मेरा अगर वही, अगर व्यावसायिक तौर पे अगर आप देखें तो किताब तो वही बिकेगी जो मासेस पसंद करेंगे, और आम जनता तो ऐसी ही किताबें पसंद करेगी जो उसके आसपास की कहानी हो, या उसके आसपास की ना हो तो थोड़ा फैंटेसी टाइप, थोड़ा बहुत ही इमेजिनरी कहानी हो, और मतलब मेन क्या है, उसको समझ में आए आसानी से किताब। स्टोरी कॉम्प्लेक्स हो लेकिन हो, मतलब उसका स्तर ऐसे ही कि आराम से समझ में आए, तो वही किताबें तो वही कहानियां और किताबें तो वही लोग पसंद करेंगे। आम पब्लिक तो वही पसंद करेगी। आप रिसर्च के लिए या और बहुत बहुत ही खास पब्लिक, किसी एक एक अलग सेक्ट के लिए अगर लिख रहे हो आप, वो अलग बात है कि भाई ये सारे पीएचडी स्कॉलर ऐसी किताब पढ़ना पसंद करेंगे। तो वैसी किताबें, ऐसा नहीं उनकी ज़रूरत नहीं, उनकी भी ज़रूरत है, पर उसके लिए वो मास में प्रोडक्शन उसका नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पढ़ने वाले बहुत कम है। तो अगर फिक्शन लिखना है और मासेस तक पहुंचाना है तो कुछ ऐसा ही लिखना पड़ेगा जो सबको, सबके बीच लोकप्रिय हो सके, सबको आसानी से समझ में आए, भले ही फिर उसका जॉनर कोई भी हो, रोमांस हो, थ्रिलर हो, इस तरह से हॉरर है कोई भी, ये इस तरह की किताबें ही लोग पढ़ना पसंद करते हैं ज़्यादातर। तो मतलब अगर अगर कोई नया कोई अगर कुछ लिखना चाहता है और इस तरह की चीजों में लिखना चाहता है तो बेशक उसको बेधड़क लिख देना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ जी, हाँ अगर जी, उसके पास बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, प्लॉट है तो, हाँ, और बिल्कुल, छपेगी बिकेगी सब कुछ होगा। करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है। जी हाँ। अच्छा, ये कुछ एक सवाल और कुछ सुझाव भी हैं, अगर आप देखें तो धीरज श्रीवास्तव जी का एक सुझाव है, और नीचे भी है। अमन सिंह जी, मारियो पुज़ो नमस्कार की आपको। किताब, राइट, हम्म। मारियो पुज़ो की गॉडफादर काफ़ी फेमस है, ये तो अनुवाद पाठक सर ने किया था। और भी किताब आई थी मारियो पुज़ो, जैसे सिसिलियन वगैरह, तो अच्छा सुझाव है, सोचा जा सकता है। कोरोना काल के बाद एक राइटर्स और पाठक का चर्चा सत्र या गेट गेट टुगेदर हो। हाँ बिल्कुल संजीव जी, अच्छा ख्याल है। सबको एक बार मिलना चाहिए, शायद पुस्तक मेला बहुत अच्छी जगह है। हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद हो पाए अगले साल पुस्तक मेला। ये लास्ट पुस्तक मेला में हम सब लोग थे, काफी लोग थे, और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। सब सब तरह के लेखकों, पाठकों और प्रकाशकों का एक साथ मिलना। नहीं, मैं तो पिछले साल नहीं जा पाया था, तो मैं तो इंतजार कर रहा था कि अगले साल कब तक मेला हो। हाँ तो बहुत अच्छी जगह होती है। बिल्कुल। हाँ, और नीचे मीत गुप्ता और एक एक और हाँ जितेंद्र जितेंद्र नाथ जी, गुप्ता। हाँ। हम्म। ये जी कह रहे हैं एक प्रकाशन के तौर पर आप दूसरे प्रकाशन से अलग तरह की किताबें ही क्यों ज्यादा प्रकाशित करते हैं, या आपको ऐसे लेखक पाठक ही मिलते हैं? अभी दूसरे प्रकाशन को तो हम लोग मुंह देखते नहीं है कि भाई दूसरा क्या कर रहा है वही हम लोग करें, तो मुझे तो लगता है शायद दूसरे प्रकाशन कुछ अलग छाप रहे होंगे, तो इस बारे में ज्यादा सोचते नहीं भाई। अपनी जो पसंद है और जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमारा पाठक वर्ग है जो पसंद करता है, हम लोग वही किताबें प्रकाशित कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। जितेंद्र जी कहते हैं कि लोकप्रिय साहित्य की स्थिति अमिताभ बच्चन की तरह है, जिनकी पिक्चर देखते सभी हैं पर बौद्धिक दिखने के लिए बात ओमपुरी की करते हैं। हाँ जी, तो वही बात है अभी। अब जनरल पब्लिक का परसेप्शन तो ऐसा ही रहेगा। उनको क्या लुभा, आप किस चीज से लुभा सकते हो, वो तो आप बदल नहीं सकते। आप बोलोगे कि ये देखो या ये पढ़ो, ये अच्छा है, वो तो नहीं मानने वाले। उनको जो अच्छा लगता है वो वही देखेंगे, वही वो वही वही पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। वही पढ़ेंगे।
अच्छा सर, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था कि जावेद अमर जॉन की अगली किताब कब तक आएगी? हाँ जी, अच्छा सवाल है। अभी मैंने जावेद अहमद जॉन की बैक टू बैक 3 ये काफ़ी बड़ी नॉवेल लिखी, तो अभी मेरा खुद थोड़ा मुझे ब्रेक लेना ही था। तो जैसे मैंने बताया, तो अभी मैं एक अलग सीरीज़ लिख रहा हूँ और फिर एक जोकर का भी नॉवेल लिख रहा हूँ। तो उसके बाद ही बट वो मैं जोकर में, जावेद अहमद। अच्छा जोकर में जावेद अमर जॉन नहीं होंगे? नहीं, नहीं, जोकर का अलग ही रहेगा, क्योंकि जोकर किरदार ऐसा है, अच्छा। उसकी प्रेज़ेंस बहुत पावरफुल रहती है, तो वहाँ फिर और किसी के लिए जगह नहीं रहती। जैसे बहुत से मेरे पाठकों ने कहा भी कि ये जोकर जासूस जो नॉवेल था, उसमें तो जोकर ही छाया था शुरू से अंत तक, जावेद अमर जॉन का कोई रोल ही नहीं था। काफ़ी हद तक वो बात सही भी थी। पर वो जोकर जासूस पढ़ने के बाद मुझे मुझे तो ऐसा लगा कि जोकर विलेन है। हाँ, हाँ। हाँ, तो बढ़िया है, विलेन एंटी हीरो बोल सकते हैं उसको। हाँ, अच्छा, काइंड ऑफ और वैसे ही था ना। जी। हाँ, तो और नहीं, जो आपने कहा कि आपने तीन जावेद अमर जॉन की तीन किताबें आ गई हैं, पर एक पाठक के नजरिए से तो वो एक ही किताब है मेरे लिए, क्योंकि क्योंकि मैंने मेरे लिए तो वो एक ही किताब है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि भाई अगला अगला कब उनका, खैर कब मिलेंगे बाकी तो जी हाँ, अभी मतलब अगला शायद अभी साल। सोचना कि अभी इतना हम्म। जावेद अमर जॉन में अभी छोटी स्टोरी भी चल नहीं सकती, तो अभी उसके लिए सोचना शुरू किया है बस। लिखना तो अभी थोड़ा दूर है तो उसके लिए अब अब जब भी लिखूंगा थोड़ा हाँ, बड़ा स्टोरी लिखूंगा, तो थोड़ा समय लगेगा। अब 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 कुछ विश्व युद्ध टाइप का कुछ अगर होगा तो अब तो हाँ, अब वो लोग उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि उससे नीचे हाँ, क्या, मतलब उससे नीचे क्या करेंगे, कहाँ रुकेंगे। तो नहीं हो सकता है, बस उनको थोड़ा रेस्ट देना भी जरूरी है अभी। हाँ, बहुत काम बहुत किया है, काम बहुत किया है। जी, जी। थोड़ा हाँ, वो प्लेन उलेन से भी जंप कर गए उतना डर लगने के बाद भी, तो हाँ, काम भी तो बहुत किया है ना। तो अभी छुट्टी लेके, मतलब ये मान ले कि छुट्टी लेके घर पे बैठे हैं हाँ, जब अभी। दोबारा काम पे लौटेंगे, हाँ, तो हाँ, कुछ अभी होगा। यही सोच अच्छा, सकते हैं। तो नहीं, वो आपको आखिरी मिशन के एंड में बोल देना चाहिए कि इसके बाद जो उनके जो चीफ हैं, उन्होंने उनको कहा कि भाई अब तुम लोग थोड़ा छुट्टी लो, दुनिया घूमो। छुट्टी लो। उसके बाद आना तो फिर कुछ, हाँ। तभी कोरोना हाँ, शुरू हो क्या गया और बाहर वो घूम भी नहीं पाए। तो बेचारे, अब पता नहीं क्या होगा। खैर, जी। तो अच्छा, अब मैं मतलब काफी टाइम हो गया है, 1 घंटा लगभग होने वाला है, तो एक आखिरी सवाल जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ इन दिनों में, और जो भी मेरे इस सीरीज में आ रहे हैं, कि जो जो लोग लेखक बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? हाँ जी, तो लेखक आई थिंक लेखन जो काम है बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का काम है, जो अधिकतर मतलब प्रकाशक के तौर पे आजकल मैंने देखा है, अभी नए लेखकों में पेशेंस बहुत कम होता है। पर ऐसा नहीं, मिले नहीं है, क्योंकि जनरली हमारे साथ जो जो लोग जुड़े हैं, थोड़ा पेशेंस वाले ही जुड़े हैं। तो पेशेंस से मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप कहानी लिखें, तो एज अ लेखक हर कोई चाहता है कोई अच्छे से अच्छा लिखें। तो वो कहानी लिखते वक्त एक तो रिसर्च प्रॉपरली करें, कोई भी कहानी हो, उसमें रिसर्च को समय दें। और अगर आपको फीडबैक मिलता है, आपके कोई दोस्त हैं या कोई भी गुरु आप मानते हैं, उनको पढ़ाएं, उनसे फीडबैक अवश्य लें और थोड़ा इम्प्रूव करने में अच्छा समय दें। लिखें, दोबारा लिखें, मतलब कहते हैं राइट, डिलीट, रीराइट। जितना रीराइट करेंगे तो उतना ही अच्छा निखर के आएगा। तो पहली किताब वो लाने की जल्दी सब में होती है, पर मेरे ख्याल से थोड़ा उस चीज़ को थोड़ा सब्र से, पेशेंस दिखाते हुए थोड़ा समय लेना चाहिए। और अच्छे से रिसर्च करके, बार बार पढ़ के, खुद पढ़ के, दूसरों से पढ़वा के, फीडबैक लेने के बाद किताब लाएं। तो यही मेरा कहना है सभी नए लेखकों से। हम्म, इसी पे सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मतलब अभी फिर मन में आ गया ये सवाल कि आप जो किताब लिखते हैं, या जावेद अमर जॉन का ही ले लें, अगर जोकर जासूस की बात करें, तो कितने ड्राफ्ट लिखे थे आपने, या कितनी बार वो राइट डिलीट रीराइट किया था? हाँ जी, तो मेरा तो बहुत होता है। अभी जैसे जोकर जासूस को देख लें, तो मैंने बहुत सालों में लिखा था। वो तो मैंने बीच में छूट गया था। वो मैं जब मैं कॉलेज टाइम में था तब लिखना शुरू किया था, बीच में छूट गया था।
और फिर वापस मैंने करीब 6-7 साल के अंतर के बाद दोबारा लिखा था, और काफ़ी चीज़ें नहीं बदली तो थी। फिर नहीं तो फिर अभी अभी अगर हाल ही की किसी किताब का ले ले। हाँ, तो आखिरी मतलब ये मिशन तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो मतलब हाँ, अंतर्द्वंद की अगर बात करते हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी अंतर्द्वंद हो गया, मास्टरमाइंड हो गया, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि कहानी जब शुरू हुई थी तो कुछ और थी और वो बदल गई। तो लिखते-लिखते बहुत बदलाव आते हैं, तो बहुत सी चीज़ें बदली मैंने। अक्सर शुरुआत पीछे से जाके शुरुआत बदली। मास्टरमाइंड में तो एक कैरेक्टर ही मैंने उड़ा दिया था। काफ़ी लिखने के बाद वो तो शायद आपको पता भी ना चलेगा किसी को, पर एक पूरा कैरेक्टर ही गायब कर दिया था मैंने। तो इस तरह से बहुत बदलाव करने ही पड़ते हैं। आखिरी मिशन में हाँ उतने नहीं करने पड़े क्योंकि पूरी स्टोरी तैयार थी, फ्लो बन चुका था, सब कुछ दिमाग में था, बस लिखना था। पर हाँ, मास्टरमाइंड अंतर्गत के बाद ऐसा काफ़ी हुआ, काफ़ी बदलाव करने पड़े। अच्छा, और फिर से मैं आखिरी सवाल कह के और फिर सवाल मन में आ जाता है, एक और सवाल पूछ लूं मैं फिर, परमिशन हो तो। बिल्कुल, ये, बिल्कुल। हाँ, ये धीरज नेगी जो है और उसका जो मिशन है, तो हाँ वो जी। क्या आगे आएगा, कहीं उसका मिशन चलेगा, कुछ सोचा है उसके भविष्य को लेके कि क्या है? हाँ जी, बिल्कुल। तो धीरज नेगी तो ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, लोगों को काफ़ी पसंद आया कैरेक्टर, जो एक अलग से ही जंग लड़ रहा है इंडिया में करप्शन के खिलाफ। और वो भी काइंड ऑफ एंटी हीरो ही है। उसकी एक्टिविटी है तो इलीगली, लेकिन उसका जो ध्येय है वो काफ़ी अच्छा है, सकारात्मक। मतलब वो सोसाइटी में बदलाव लाना चाहता है। तो मेरा भी वही ऐसे ही प्लान है, आगे बीच-बीच में ये जावेद अमर जॉन से कहीं न कहीं इनका टकराव होता रहेगा। आए कभी ना कभी आता मे बी, जाता रहेगा, हाँ। कभी दोस्त की तरह भी हो सकता है, कभी दुश्मन की तरह भी हो सकता है। तो इस तरह से ज़रूर आगे भी आने की उम्मीद है। चलिए, हाँ, वैसा वो मिशन मतलब उसका चलता रहेगा। बस सर, ये तो फिर एक काम करते हैं, ये कुछ मीत गुप्ता से लेके और नीचे कुछ एक आध दो तीन कमेंट हैं, वो देख लीजिए, उनका जवाब दे दीजिए, तो फिर खत्म करते हैं। जी, बिल्कुल। तो अमित जी ने कहा है 2011 से लेकर आज आपने क्या बदलाव देखे हैं? हाँ, तो पब्लिकेशन में बहुत तब से तो बदलाव हो गए। 2011 में जब हम आए थे, हमने शुरू किया था तो फ्लिपकार्ट हुआ करता था। अगर पब्लिकेशन देखें, फ्लिपकार्ट पे किताबें बिकती थी, वो भी एक अच्छा दौर था। उसके बाद अमेज़न आया, अमेज़न पे भी किताबें अच्छी बिकनी शुरू हुई। अमेज़न की रीच सर्विस की वजह से काफ़ी अच्छा देखा हमने। और लेखक भी इस बीच में बहुत आए। उस वक़्त जब मैं शुरू किया था तो इतने लेखक नहीं मिलते थे जितने आजकल काफ़ी मिलते हैं। क्योंकि शायद उस वक़्त ये दौर शुरू हुआ था जब आप हिंदी में टाइप करना कर सकते थे। कि पहले तो हिंदी में टाइप करने का भी कुछ ऑप्शन नहीं था, मतलब टाइपराइटर के सिवा कंप्यूटर में नहीं था ज़्यादा। और फिर ये भी अच्छा ब्रेक थ्रू था। पहले किंडल में केवल इंग्लिश किताबें आती थी, फिर किंडल ने अलाउ किया हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, तो उससे भी काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला अपनी ये हिंदी की ओरिजिनल लैंग्वेज किताबों में। बीच में एक डेली हंट या न्यूज़ हंट नाम का भी ऐप आया था जिसने भी रीजनल कंटेंट को काफ़ी बढ़ावा दिया था। वो भी बहुत अच्छा ऐप था और उससे भी लोगों में मुझे लगता है काफ़ी रीडरशिप बढ़ी थी हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस के प्रति। तो आई थिंक मैं ये सब चीज़ें तब से देख रहा हूँ। और उस वक्त शुरुआत 2011 में जब केवल फ्लिपकार्ट पे किताबें बिकती थी, मुझे लगता है तब से रीडरशिप बढ़ी होगी। काफ़ी आंकड़े ऐसा कहते हैं कि घट रही है, पर मुझे लगता है शायद रीजनल लैंग्वेज की इन सब चीज़ों की वजह से ज़रूर अवश्य ये रीडरशिप बढ़ी है। हम्म, इसी के नीचे सर एक एक दो कमेंट और है। संजीव, हाँ, ये संजीव जी ने बोला है पिछले 5-6 साल इंडिया में कई अच्छे या कहें बहुत अच्छे राइटर्स आए हैं, पर मुझे लगता है बुक के टाइटल अच्छे होने चाहिए। कमीना बुक भले अच्छी है, नाम अच्छा नहीं लगा। बुक के नाम ऐसे हों जिसे लाइब्रेरी में रख सकें या पब्लिक प्लेस में ले जा सकें। हाँ, ये अच्छी बात है कहना आपका, पर थोड़ा वही है, ये जो किताब लिखी थी मैंने उसमें मतलब किताब का आइडिया ही कमीना शब्द से आया था। ये ऐसा कैरेक्टर मेरे दिमाग में आया था कि जिसकी हर फितरत में ऐसा कमीनापन हो। पर हाँ, आपका कहना सही है। अगर किताब थोड़ा ऐसा किताब
टाइटल दिखाने में थोड़ा संकोच संकोच लग सकता है। तो आपकी आपकी मशवरा भी रखूंगा मैं जहन में। नहीं सर, इसी पे मैं कहूंगा उस हिसाब से। तो अंतर्द्वंद और आखिरी मिशन जो नाम आप लेके आए हैं, मतलब जावेद अख्तर जॉन को वहां तक, तो उस मतलब अगर मुझे लगता है इन दोनों टाइटल से इनकी ये शिकायत दूर हो गई होगी। तो आज मुझे भी आशा करता हूँ। और मुझे तो बहुत लगा था ऐसे मित जी और देवेन वगैरह जानते हैं। जब मैं अंतर्द्वंद लिख रहा था तो मुझे डर भी था कि कहीं लोग इसको कहीं गूढ़ साहित्य ना समझ लें कि अंतर्द्वंद ये थ्रिलर किताब है या कोई और किताब है, ऐसा भी मुझे डर था। पर हाँ, हालांकि उस टाइटल से इतना फर्क पड़ा नहीं। ठीक है सर, फिर आज का तो बहुत बढ़िया रहा आपसे बातचीत करके। और बिल्कुल आलोक जी, बहुत अच्छा भविष्य में लगा फिर मुझे भी। ये मंच आपका बहुत अच्छा है, नए पुराने हर तरह के लेखकों को यहाँ बुला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद इस नहीं, तरह का मंच। मैं मैंने तो अभी तो कल तो एक प्रकाशक और आ रहे हैं मेरे साथ। और इसमें इसमें मेरा उद्देश्य है कि लेखन से जुड़े हुए लोगों को लेके आऊं, सिर्फ लेखक ही नहीं। तो जो भी लोग चाहे प्रकाशक हो, आर्टिस्ट हो, एडिटर हो, तो देखते हैं कहाँ तक ये कोशिश चलती है। तो बहुत ही आप अच्छी आपने पहल है, वक्त दिया। इसे जारी रखिए। तो धन्यवाद सर, फिर बंद करते हैं। आपने वक्त दिया बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद सभी का यहाँ ठीक, जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी का भी यहाँ आने के लिए। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद सर।